Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Dr. Charanjit Kaur and आप लोग आज की क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. मोल कंसेप्ट, एसिड्स एंड बफर्स, पीएच एंड सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस. तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने सबको स्क्रीन करके रखा हुआ है. जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, लाइक बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं. IIT जैम, JNU, TIFR, DBT, गेट, CSIR, Hyderabad Central University, and there are lot of good questions in this lesson. और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ. और इन क्वेश्चंस को अगर आप बाद में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस की पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. वो आप वहाँ से देख सकते हैं. हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस को. सो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने इसके साथ ही आपके सारे सॉल्व करके एक्चुअली रखे हुए हैं, तो आपकी जो थ्योरी होगी उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी. देखिएगा, क्वेश्चन है द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन प्योर वाटर इज. मोलर कंसेंट्रेशन प्योर वाटर की कितनी होती है. देखिए, प्योर वाटर की जो मोलर कंसेंट्रेशन अगर हम देखें तो वो क्या होगा आपका, दैट विल बी एक्चुअली 1000 ग्राम के अंदर उसका जो वाटर का मॉलिकुलर वेट होता है. सो बेसिकली मोलर कंसेंट्रेशन यानी कि होती है मोलैरिटी. मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. सो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अगर हम करते हैं, यहाँ पे वेट हो गया वाटर का, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1, सो इसलिए जो वाटर का जो वेट रहता है वो होता है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, दैट इज 18. अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा मिल जाएगा कितना, इट विल बी 55.5. सो आंसर यहाँ पर आपका आ जाता है 55.5. ठीक है जी. अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि अगला क्वेश्चन है, ये 55.5 या 55.6 है. अगला क्वेश्चन था आपका 1.45 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व्ड इन 30 ml ऑफ वाटर, सो द मोलालिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज. देखिए, हम आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस पे कुछ फॉर्मूले पर आ जाते हैं. जैसे कि पहला फॉर्मूला आता है आपका मोलर मास ऑफ सुक्रोज. जैसे इसके अगर हम इसके केस में देखें, कुछ फॉर्मूले पर आते हैं. जैसे मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं डिवाइडेड बाय कितने किलोग्राम ऑफ इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अगर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल बी डिटरमाइनिंग इट्स मोलालिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास जो भी है उसका मॉलिक्यूल जो भी उसका वेट दे रखा है वो हो गया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी. सो इस तीन को आप घुमा के आंसर निकाल सकते हो. लाइक मास पूछा है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाता है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए समेशन, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ एटम्स. कितने नंबर ऑफ एटम है और उसका एटॉमिक मास कितना होता है, उससे हम किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं. अब ये 4 फॉर्मूला अगर हमें ध्यान है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के हिसाब से. क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको निकालना था सुक्रोज की मोलालिटी. सो मोलर मास सुक्रोज का कितना होता है. सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11. तो 12 का होता है, मतलब कार्बन का होता है 12 मॉलिकुलर वेट. सो इट विल बी 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू H मतलब हाइड्रोजन का हो गया 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11. सो अगर हम टोटल काउंट करें तो इट विल बी 342 ग्राम. मोल्स अगर हम निकाले तो मोल्स विल बी वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट. तो वेट दिया हुआ था 1.45 डिवाइडेड बाय आपका आ गया मॉलिकुलर वेट, दैट इज 342. मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब डेंसिटी अगर हम वाटर की देखें तो इट इज 1 ग्राम पर ml, ऑलमोस्ट इट इज 1.0008 समथिंग. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml. सो 1 ग्राम पर ml इंटू 30 ml इसका वॉल्यूम है. सो इसकी जो डेंसिटी हो गई सॉल्वेंट की यानी वाटर की, दिस इज 30 ग्राम. इसी को हम 30 इंटू 10⁻³ किलोग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मोलालिटी में किलोग्राम में निकालना है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1.45 इंटू 1000 यही वाला जो 10⁻³ था ये ऊपर चला गया, 1000 हो गया, डिवाइडेड बाय 342 इंटू 30. सो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम नहीं, जो इसका mg में वेट था इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है.
सो अब इसको टोटल करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 0.141, ठीक है। सो आंसर आ गया हमारे पास 0.141। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनोसोडियम सक्सिनिक एसिड इज। देखिए यहाँ पर आपको पीएच निकालना था मोनोसोडियम सक्सिनिक एसिड का। दो पी की वैल्यू दी गई थी, PK1, PKA1, PKA2। तो इसका जो फॉर्मूला था सिंपल सा है, आप PKA1 प्लस PKA2 बाई 2 कर लें तो उससे आपको इसका पीएच निकल आता है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन का। सो इट इज एक्चुअली 4.88। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पर कह दिया, इसके लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पीएच से रिलेटेड। सो इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन 50 ml of 0.1 molar acetic acid is titrated against 0.1 molar NaOH is closest to। इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर हम 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जो 50 ml है उसको अगर हम टाइट्रेट करवाते हैं 0.1 मोलर NaOH के साथ, तो उसमें आपका क्या पीएच आएगा लगभग। तो हम इसमें ना कुछ चीज़ें आयनिक इक्विलिब्रियम की समझते हैं। बेसिक चीज़ देखी जाए तो अर्हेनियस का प्रिंसिपल ये कहता था, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो H आयन डोनेट करते हैं वो होते हैं आपके एसिड, और जो OH आयन डोनेट करते हैं वो होते हैं बेस, राइट। तो अभी अगर हम अर्हेनियस के पोस्टुलेट्स को, अर्हेनियस की हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इनकी काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर हमें याद है तो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसे कभी कभी आप एक्टिविटी कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या अल्फा या एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिफोर डिसोसिएशन, यानी कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुके हैं और डिसोसिएशन के पहले कितने टोटल नंबर में मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, उससे आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पता चल जाती है, ठीक है। एक दूसरा लॉ होता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इसको डिसॉल्व करते हैं आप वाटर के अंदर, तो वो पार्शियली H आयन या H3O प्लस में डिसॉल्व होता है और एसीटेट आयन बनाता है। इक्विलिब्रियम उससे आता है, जैसे CH3COOH प्लस H2O, इट विल बी कन्वर्टिंग CH3COO माइनस एंड H3O प्लस। अब अगर हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर लागू करें तो इट विल बी K इज इक्वल टू जो आपका जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं इनके कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन से आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो आपका कांस्टेंट है। डाइल्यूट हो चुका है कंसेंट्रेशन, तो उसमें वाटर बहुत ही ज़्यादा मतलब बराबर लेवल पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, अभी तो डाइल्यूटेड है। नाउ जो प्रोडक्ट हुआ K का, यानी कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो वाटर का कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज एक्चुअली Ka, मतलब K इक्विलिब्रियम और वाटर का कंसेंट्रेशन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी Ka। इसे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं किसी भी एसिड का, यानी कि एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एसीटेट इनटू H3O डिवाइडेड बाय मतलब प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट। नाउ C यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए C इनिशियल कंसेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करे एसिड में, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताए, और जो भी आपके C अल्फा होंगे वो होंगे आपके मतलब इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन पे जो आयंस हैं उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन कितनी होगी, इट विल बी C अल्फा। अगर C को हम इनिशियल कंसेंट्रेशन मानते हैं, C इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन, यानी कि ये हो गया C, राइट। इसके अलावा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तब आपका जो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड है उसका मात्रा होगी C/C माइनस अल्फा। सो बेसिकली हम यहाँ से देखेंगे, इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि CH3COOH, इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो आपका बन जाता है एसीटेट और हाइड्रोनियम आयन। इसमें आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन जब शुरू में ये डिसोसिएट नहीं हुआ था, अनडिसोसिएटेड था, तब आपकी C थी और इन दोनों में से कुछ नहीं बना था। और जब इक्विलिब्रियम आया तो आपकी CH3COOH की कंसेंट्रेशन हो गई C इंटू 1 माइनस अल्फा, एंड
CH3COO की हो गई C अल्फा और इसकी भी हो गई C अल्फा। ये हो गए डिसोसिएटेड आयंस की, यानी डिसोसिएटेड आयंस की कंसेंट्रेशन हो गई इतनी इक्विलिब्रियम पे। अगर हम इन वैल्यूज को Ka की जगह पर मतलब इसको रिप्लेस करें तो Ka इज इक्वल टू हो जाता है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट। तो पूरा जो फॉर्मूला आता है वो आ जाता है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, राइट। अगर हम देखें फॉर वीक एसिड्स, तो जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो जल्दी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर वो बहुत जल्दी से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं यानी वीक एसिड हैं, तो उस कंडीशन में आपकी डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम होगी। और जब वो बहुत ही कम होगी यानी कि वो 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। जब 1 के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी तो वी कैन कंसिडर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अप्रोक्सीमेटली। सो इन दैट केस K alpha Ka is will be equal to C alpha square, या अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई C, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को आप मतलब किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे देख सकते हैं अगर हमें C का यानी कंसंट्रेशन के बारे में पता है। अब अगर हमें C पता है यानी मोल पर लीटर, राइट, मोल पर लीटर मतलब अगर हम C की जगह पर इधर वॉल्यूम भी रखें तो भी आपका आंसर आ जाता है, यानी कि ये आ जाता है अगर हम 1 मोल के लिए लें। अगर हमारे पास 1 मोल है तो उस कंडीशन में हमारे पास अल्फा की जगह यहाँ C की जगह आ जाएगा 1 पर जो भी आपका ml में आएगी वॉल्यूम, तो इट विल बी अंडर रूट Ka इंटू V। ये आपकी हो जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये तो अभी थ्योरी की बात थी, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे, यानी द pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपको pH बताना है जब 50 ml एसिटिक एसिड को टाइट्रेट किया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो कंसेंट्रेशन है सोडियम एसिटेट की, दिस विल बी 0.05 मोल, क्योंकि दिया हुआ है 0.1 और क्योंकि आपका इट विल बी, क्योंकि दो आपके चीजें बनेंगी CH3CONA से आपको CH3COH और NaOH दोनों मिलेंगे, तो इट विल बी जितना भी वॉल्यूम है उसका हो जाता है बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला, सेम इक्वेशन हमने यूज की जिसमें K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर अल्फा क्योंकि नेग्लिजिबल है, ये एक वीक एसिड है। इस कंडीशन में K का मतलब K की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी KW बाई KA। KW जो हमने अभी वाटर का कंसंट्रेशन देखा था दैट इज फिक्स्ड है ना, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस में वाटर का कंसंट्रेशन फिक्स होता है जैसा मैंने बताया था। और जब हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो K आता है, ये वाली बात हमको पता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इनटू K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू KA। सो K इक्विलिब्रियम अगर हमें निकालना है तो K इक्विलिब्रियम विल बी KW बाई KA। KW हमको पता है 10 टू द पावर माइनस 14 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और Ka जो एसिड का है यानी एसिटिक एसिड हमें दिया है इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यानी कि हमें K की वैल्यू आ गई 5.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये हमारी वैल्यू हो गई है C अल्फा स्क्वायर की, यानी अभी हमने देखा था Ka की, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। अब अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट K बाई C करके। अब C की कंसेंट्रेशन, C हमारे पास पहले ही निकला हुआ था, K हमारे पास आ गया है। जब ये पूरा इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 1.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अल्फा की वैल्यू आ गई। अब OH आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा, आपको पता है दोनों का, इसका और इसका दोनों का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका C अल्फा, राइट। तो यहाँ पर C अल्फा की जो कंसेंट्रेशन है वो हो गया आपका 1.025 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 0.05। 0.05 आपकी एसिटिक एसिड की भी थी और 0.05 आपके NaOH की भी थी, तो NaOH का आ गया इतना। अब H आयन इंटू OH आयन इज इक्वल टू KW भी होता है, यहाँ से हमें H आयन कंसेंट्रेशन मिल जाती है, क्या H आयन कंसेंट्रेशन मिल गई 10 टू द 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय जो OH आयन कंसेंट्रेशन आया दिस वाज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि अगर हम टोटल वैल्यूज देखें इट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोल। ये वैल्यूज आ गई हमारी किसके पास, ये आ गया हमारे पास बेसिकली
एच आयन कंसेंट्रेशन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन, यानी माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, यानी माइनस लॉग 2 प्लस माइनस लॉग 2 तो 10 टू द पावर माइनस 9, तो माइनस 9 का लॉग हो गया 9 ओनली, और माइनस 2 का लॉग होता है 0.301। जब हम प्लस 9 में से माइनस 0.301 माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 8.7। सो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो आंसर यहाँ 8.7 आ रहा था, और 8.7 की सबसे क्लोज वैल्यू है यहाँ पर 9.0। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है pKa of acetic acid is 4.8 and 10 ml of 1 molar solution of acetic acid is mixed with 5 molar of 1 molar solution of NaOH। तो pH इसका क्या होगा रिजल्टिंग का? देखिए, आपको दो चीजें दे दी गई, CH3COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू CH3COONA प्लस H2O। सो 10 ml ऑफ 1 मोलर CH3COOH, जब आप 10 ml 1 मोलर एसिटिक एसिड लेते हैं, इसका मतलब आपने एसिड ले लिया है 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स पर ml, राइट, पर 10 ml, ये आपको कंसेंट्रेशन मिल गई। अब यही वैल्यू अगर हम 5 ml लेते हैं फॉर 1 ml 1 मोलर NaOH, तो इट विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल। ओके, सो अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करें, यहाँ पर एक और इक्वेशन यूज होती है, दैट इज हेंडरसन-हसलबैच इक्वेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। सॉल्ट का मतलब है अनप्रोटोनेटेड, एसिड का मतलब होता है प्रोटोनेटेड, सॉल्ट का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड का मतलब होता है एसिड। तो इस तरीके से अलग अलग इसके फॉर्म्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम pKa की वैल्यू दी गई थी 4.8, और अब हमने कंसेंट्रेशन सॉल्ट की भी निकाल ली है, ये रही हमारी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, ये हमारी एसिड की कंसेंट्रेशन। जब हम दोनों को वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमारी आंसर आ जाता है 4.5, ठीक है। सो 4.5 इसका आंसर है, क्योंकि 4.5 यहाँ दिया नहीं है, तो आंसर सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आ रही है 4.8। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में था एन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें 0.01 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, जिसका pK वैल्यू है 3.8 एंड 0.1 मोलर ऑफ सोडियम फॉर्मेट, इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स किया है और मिक्स करके उस सॉल्यूशन का pH आप ढूंढ रहे हैं। तो हेंडरसन-हसलबैच इक्वेशन यहाँ पर यूज करते हैं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट का अगर हम कंसेंट्रेशन देखेंगे तो सॉल्ट इज बेसिकली 0.1 मोल, राइट, और एसिड कितना है? 0.01 मोल। ओके, सो अगर हम इन दोनों चीजों को यहाँ पे रखते हैं तो इट इज 0.1 मोल सॉल्ट आ गया एंड 0.01 मोल एसिड आ गया। जब पूरा आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाती है वैल्यू 3.8 प्लस log 10, क्योंकि आपने जब इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1, जिसको ऐड कर देने पे 3.8 के साथ आंसर आ गया 4.8। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A student conducted an experiment where CO2 and N2 was bubbled through the water in beaker A and B respectively। एक बीकर A है, एक बीकर B है। एक में आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाल रखा है, दूसरे में आपने नाइट्रोजन ऐड किया हुआ है। अब आपने pH को हर 5 मिनट में देखा, 5 मिनट में 7.5 था दोनों में, फिर 10 मिनट में देखा 7.2, 7.3 हुआ, फिर 15 मिनट बाद देखा 7 और 7.5 हो गया, एंड 20 मिनट्स बाद 6.8 एंड 7.4 हो गया। तो इससे सबसे अच्छा कंक्लूजन आपको क्या मिलता है? पहला, द चेंज इन pH वॉज टू स्मॉल टू बी सिग्निफिकेंट। ऐसा नहीं है 7.5 से, यानी कि हम एक तरीके से बेसिक pH से एसिडिक pH में आ गए हैं, तो इट इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट। सो हम ये ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग कर देते हैं। ये तो करेक्ट ही है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से कर रहे हो तो इसकी वजह से ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। देख सकते हैं आप 7.5 2 7 6.8 और डालेंगे शायद और कम हो जाए। अब ये वाला इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन था, या तो ये करेक्ट हो सकता था या तो ये। बोथ CO2 एंड N2 वाटर मेक वाटर मोर एसिडिक, यहाँ पर एसिडिक नहीं हुए हैं, तो आंसर हो गया है हमारे पास केवल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय
dissolving 8 gram NaOH in 250 ml of water will be। देखिए सबसे पहली बात मोलारिटी यानी कि मोलर कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो नाउ 8 ग्राम आपको दिया गया है और NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 40। आप सारा ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40। अब ये हो गया आपका 1/5 मोल। मोलारिटी विल बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना, वॉल्यूम इन लीटर है। सो 1/5 इंटू 250 ml, तो उसको हमने लीटर में करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ये हो गया 4/5 इज इक्वल टू 0.8 मोलर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन एक्ट एज द जनरल एसिड बेस्ड कैटलिस्ट एट फिजियोलॉजिकल पीएच। देखिए फिजियोलॉजिकल पीएच कितना होता है, वो होता है आपका 7 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास है, 7.1 7.2 के आसपास है। अगर हम यहाँ पर देखें इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कि जनरल एसिड बेस कैटालिसिस देगा, यानी कि जनरली वो प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर सकता है। सो प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर का काम वो कहाँ से करेगा, किसी प्रोटीन के अंदर कोई अमीनो एसिड है तो उसका जनरली जो उसकी जो साइड चेन होती है pKr वैल्यू, वो वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं कहूँ एलेनिन, तो एलेनिन के पास तो कोई भी आयोनाइजेबल चेन है ही नहीं, तो इट इज तो ये तो आपका हो गया बिल्कुल नॉन आयोनाइजेबल। जब वो है ही नहीं आयोनाइजेबल तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बचा एस्पार्टिक एसिड, सेरीन एंड हिस्टीडीन। सेरीन की बात करते हैं तो सेरीन एक पोलर अमीनो एसिड जरूर है बट इसकी साइड चेन में होते हैं OH, और OH का जो आयनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा पीएच पर हो सकता है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल पीएच पर नहीं हो सकता है, इसमें ये भी अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। बचते हैं एस्पार्टिक एसिड और आते हैं हिस्टीडीन। एस्पार्टिक एसिड की बात करेंगे तो वो केवल प्रोटॉन डोनर का काम कर सकता है, राइट, इट कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर एट फिजियोलॉजिकल पीएच, लेकिन क्या ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसका जो पीके वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। इसके जो पीकेआर वैल्यू है इट इज अबाउट 4 के आसपास है, तो वो हमारे इससे बहुत कम है, तो ये केवल एसिड का काम करेगा। फिर बनते हैं हमारे हिस्टीडीन पे। हिस्टीडीन की जो पीकेआर वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6.1 के आसपास होती है, और जब ये 6.1 के आसपास होती है तो इट इज एक्चुअली एक्टिंग एज एन एसिड बेस्ड कैटलिस्ट एट द फिजियोलॉजिकल पीएच। सो आंसर इज 4 हिस्टीडीन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेशनल रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीके। पीएच और पीके के बीच में डायरेक्ट करेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है। देखिए पहला ऑप्शन दिया था pK is the pH at which 100% of the titrable solutes exist in a dissociated state। pKa वो pH होता है जिसमें किसी भी टाइटरेबल सॉल्यूट का 100% मतलब 100% टाइटरेबल सॉल्यूट डिसोसिएटेड स्टेट में रहता है। नो, डिसोसिएटेड का मतलब हो गया वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। उस वैल्यू को हम pKa वैल्यू नहीं कहते किसी भी वीक एसिड के लिए। pK is the logarithm of pH wrong। pKa is the negative log of Ka। Ka का मतलब होता है dissociation constant, okay, acid dissociation constant, so definitely it is not logarithm of pH। अगला था pKa is the pH at which 50% of the titrable solute exists in the dissociated state। This is correct। pH is the logarithm of pK, wrong। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जेएनयू का क्वेश्चन है, जेएनयू बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में आए हुए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स pH1 इज मोर हाइड्रोजन हैज मोर हाइड्रोजन देन pH14। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको 1 ट्रिलियन, सबसे बड़ी बात मिलियन है या ट्रिलियन है वो बात करते हैं, तो ट्रिलियन का मतलब होता है 10⁻12। 1 pH का मतलब होता है मतलब pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ HIN कंसेंट्रेशन। जब हम pH1 की बात करेंगे तो HIN कंसेंट्रेशन विल बी 10⁻⁻1 मोल। जब हम pH14 की बात करेंगे तो कंसेंट्रेशन विल बी 10⁻⁻14 मोल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। सो pH1
by pH 14 will be equal to 10 to the power minus 1 divided by 10 to the power minus 14 is equal to 10 to the power 13 जो आपके हाइड्रोजन होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कितना ज़्यादा है 10 ट्रिलियन, क्योंकि 10 टू द पावर 12 तो आपका ट्रिलियन ही होता है। ओके, तो इट इज 10 ट्रिलियन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया था द गिवन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 1.8 ग्राम ग्लूकोज इनमें से किसके बराबर होता है? तो देखिए सब में मोल की बात की गई थी, यानी अगर हम मोल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है 1.8 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम। सो 1.8 डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 0.01, यानी आंसर हो गया हमारे पास 2। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइट्रेशन कर्व ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पर टाइट्रेशन कर्व एसिटिक एसिड का दिया गया है। इस तरफ जो आपका y एक्सेस है यहाँ पर pH दिया हुआ है और जो x एक्सेस है यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट टू OH आयन कंसेंट्रेशंस दिए गए। एसिटिक एसिड में यहाँ पर एक pH वैल्यू दी गई है 4.76, यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ एंड हो रहा है। अब इनसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला, एसिटिक एसिड हैज अ बफरिंग रेंज फ्रॉम pH 1 टू pH 5। बफरिंग रेंज क्या मतलब क्या होता है? बफरिंग रेंज का मतलब वो pH होता है, बफरिंग रेंज का मतलब होता है वो pH रेंज जिस pH रेंज पर हमारा pH रजिस्ट करता है, राइट? pH रजिस्ट करता है ±1 वैल्यू तक, यानी कि वो pH की रेंज जिसपे आपका pH ±1 तक रहता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक की वैल्यूज है जो कि बहुत ज्यादा pH बढ़ नहीं रहा है, राइट? यहाँ पर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो इट इज नॉट द pH जिसमें हम कह सकते हैं बफर रेंज 1 से 5 तक। 1 का मतलब ये हो गया, 5 का मतलब ये हो गया। भाई इसमें तो हमारा pH बहुत तेजी से भी बढ़ा है ना, एकदम से यहाँ पर आया, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड, द OH आयन 0 टू 0.5, 0 से 0.5 तक लाने के लिए इट इज द pKa ऑफ एसिटिक एसिड। 0 से 0.5 जो OH आयन है वो आपका pKa वैल्यू है। रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि जो pKa होता है वो क्या होता है, उसमें H आयन कंसेंट्रेशन लगेंगे, राइट? उसमें आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी लगेगा, जिसमें हमारा 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो चुका है, 50% डिसोसिएट हो चुका है एसिटिक एसिड, वो वैल्यू pKa है। सो अब वहां पर वो वैल्यू pKa कौन सी हो सकती है? ये है हमारा डिसोसिएशन जहां पर 50% हमारा एसिड डिसोसिएट हो चुका है, दिस इज 4.76। सो ये हो गया रॉन्ग और ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। pH वैल्यू इंक्रीजेस 7 to 7 एंड OH वैल्यू टू 1। रॉन्ग, pH वैल्यू 7 तक इंक्रीज कर रही है और pH वैल्यू 7 तक इंक्रीज नहीं कर रही है। पहली बात, क्योंकि ये एसिड है, एसिड की वैल्यू कभी भी 7 तक नहीं जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या कि 10 normal HCl solution, 10 normal HCl solution is diluted 100 fold। 10 normal HCl solution को आपने 100 fold dilute कर दिया है एंड जो pH है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का उसको मेजर किया आपने pH मीटर से आफ्टर कैलिब्रेशन विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। गिवन दैट द एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर डाइल्यूटेड HCl सॉल्यूशन was 0.01, तो हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई 0.01, राइट? सो यहाँ के अल्फा Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.01 और हम कह सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि यहाँ पर कंसेंट्रेशन है 10 नॉर्मल, इसको हमने डाइल्यूट किया 10 टू द पावर माइनस 2 तक, मतलब 100 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया है, इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट भी आ गया है। सो इट इज एक्चुअली 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू, देखा जाए 0.99 से अगर हम डिवाइड करते हैं 10 टू द पावर माइनस 3 को, तो लगभग हमारा 10 टू द पावर माइनस 3 के आसपास ही रहेगा। तो Ka की जो वैल्यू रहेगी वो लगभग H आयन कंसेंट्रेशन के बराबर ही रहेगी क्योंकि हमारा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो वहां पर हम pKa वाली कंसेप्ट नहीं यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो भी pH होगा इट विल बी माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसेंट्रेशन। H आयन कंसेंट्रेशन हमको मिल गया ये
क्योंकि K हमको ये मिला तो K इज इक्वल टू HN कंसेंट्रेशन, यानी कि हो गया माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ यानी हो गया 3। सो वैल्यू हो गई हमारी 3। अब आते हैं क्वेश्चन हमारा 18, मोलैलिटी क्या होती है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। सो आंसर इज 2। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.8 मोलर KOH should be added to 3.38 gram of oxalic acid to give a pH of 4 when diluted to 500 ml। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, pKa वैल्यू दी गई है, pKa1 pKa2 pK1 pK2 दो वैल्यूज दी गई हैं। कितने ml 0.8 मोलर KOH का आप यूज करेंगे 3.38 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ताकि इसका इस सॉल्यूशन का pH 4 आ जाए और ये टोटल वॉल्यूम 500 ml बन जाए। इसके लिए क्या करते हैं, हमें पहले KOH का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, दिस वाज 0.8 मोलर। ऑक्सैलिक एसिड का वेट दिया हुआ था 3.38 ग्राम, pH दिया था 4, तो हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ KOH। ओके, यहाँ पर हम pH देखेंगे, इट विल बी pK2 के बराबर। pK2 के बराबर हमारा pH होगा 4 क्योंकि देखिए ये 4 दिया था जो कि pK2 के बराबर है। अगर pK2 के बराबर है तो हम pK1 pK2 समझ लेते हैं पहले। pK1 क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड में 2 हाइड्रोजन होते हैं जिसको आप डिसोसिएट कर सकते हो, तो pK1 की वैल्यू तब आएगी जब कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। फिर pK2 की वैल्यू आएगी जिसमें दोनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं। सो इस कंडीशन में हमारे पास ये वाली जो कंसेंट्रेशन है, यानी कि जो हमारी डिसोसिएटेड फॉर्म है जिसमें 2 माइनस चार्ज है, वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू -1 चार्ज। सो नाउ वी अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ KOH विच इज नीडेड टू कन्वर्ट, पहले हमें वॉल्यूम इसके लिए भी चाहिए जो इस ऑक्सैलिक एसिड को, क्योंकि हमने इसको ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्म में यूज किया है, इसका सॉलिड फॉर्म यूज किया है जो अनडिसोसिएटेड है, तो पहले हमें इससे ये चाहिए होगा, फिर हमें इससे ये वॉल्यूम चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ की वॉल्यूम निकालनी है, तो इट विल बी, हमें जो कंसंट्रेशन दी गई थी, हमें जो अमाउंट दिया गया था दिस वाज 3.38, हमने उसकी मोल्स निकाल ली है, मोलारिटी हमने यहाँ निकाल रखी है 3.38 डिवाइडेड बाई 90.035, यानी कि इसके हैं 0.075 मोल्स, राइट, 754 मोल्स। ये वैल्यू आ गई हमारी, कंसंट्रेशन आ गई हमारी ऑक्सैलिक एसिड की। इस ऑक्सैलिक एसिड का कंसंट्रेशन हो गया डिवाइडेड बाय 0.8, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 0.8, तो ये हो गए हमारे इतने मोल चाहिए आउट ऑफ 0.8 में से KOH के। तो अब टोटल ml हमें KOH का कितना चाहिए, ये तो हमारा ऑक्सैलिक एसिड का मोलारिटी हो गई, हमारी KOH की मोलारिटी हो गई। जब हमने इसको निकाला तो हमको मिल गया 46.92 ml, ये वैल्यू आ गई हमारी, जो हमें एक पहले हमें ऑक्सैलिक एसिड से ऑक्सलेट आयन के लिए चाहिए -1, दूसरा हमें इससे -1 से -2 के लिए चाहिए। अब -1 से -2 के लिए देखें तो हमारे पास हो गया 0.03754 माइनस अल्फा, और ये वैल्यू हो गई हमारे लिए अल्फा, राइट। सो pH इज इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन एसिड या सॉल्ट अपॉन एसिड, इट विल बी, pK2 की वैल्यू हमने पुट की 4.266 प्लस लॉग ऑफ अल्फा इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 0.03754 माइनस अल्फा। ओके, नाउ 4 pH हमें दिया हुआ था, pK2 की सारी वैल्यूज वही हैं, सारी वैल्यूज सब कुछ सेम है। अब हम अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाती है 0.0216। जब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप यहाँ पर लेके गए -0.266, -0.266 आ जाती है लॉग अल्फा डिवाइडेड बाय दिस, इस पूरे के अमाउंट। अब हम इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो हमको उसका वैल्यू मिलेगा, उससे हम अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। ठीक है जी, अल्फा आ गई हमारे पास 0.0216। नाउ 0.0216 मोल KOH जो चाहिए, इट इज, ये जो KOH है इसका अमाउंट आपको अगर हम 1000 ml में चाहिए डिवाइडेड बाय 0.8 मोल KOH
का 0.8 मोल है। अब हमें वॉल्यूम तो नहीं पता कितनी है, तो अगर हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है वॉल्यूम की 27.05। टोटल वॉल्यूम कितनी होगी 46.92 प्लस 27.05, दिस विल बी 73.97। सो आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में पूछा है pH2 इज मोर एसिडिक देन pH4 बाय। pH2 बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। HIN कंसेंट्रेशन pH2 में कितनी होगी 10⁻²। pH4 में कितनी होगी 10⁻⁴। अब pH2 बाई pH4 कितना हुआ, pH2 बाई pH4 हो गया 10⁻² बाई 10⁻10 -4 इज इक्वल्स टू 100 फोल्ड। तो आंसर आ गया हमारे पास 100 फोल्ड्स। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन दैट हैज एन HIN कंसेंट्रेशन ऑफ 1.75 इंटू 10⁻⁵। सो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको क्योंकि एक सॉल्यूशन का pH निकालना है जिसकी आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है HIN कंसेंट्रेशन, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ HIN कंसेंट्रेशन माइनस लॉग इंटू 1.75 इंटू 10⁻⁵। सो माइनस लॉग 1.75 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁵, यानी कि अगर हम इनकी वैल्यूज देखते हैं तो इट विल बी 4.76। पूरा कैलकुलेशन के बाद आपको 4.76 वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ये JNU का क्वेश्चन है बच्चों, आप क्वेश्चन का जो भी है इन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस एक बार में नहीं समझ में आते हैं जब तक आप खुद ना कर लें। ठीक है, 1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 10 फोल्ड। 1 मोल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को आपने 10 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया है, राइट। नाउ pH of the diluted solution was measured by pH meter after calibration with the standard solution। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन HCl के लिए किया था, सेम वही है। यहाँ पर भी एक्टिविटी कोफिशिएंट दे रखा है आपको 0.1, तो अब हम वैसे ही करेंगे K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। तो C मतलब 1 इंटू एल्फा की वैल्यू 0.1 दे रखी थी, 0.1 को हमने स्क्वायर किया तो 0.01 आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 हो गया इक्वल्स टू 10⁻² डिवाइडेड बाय 0.9, जिसकी वैल्यू लगभग 10⁻² ही रहती है। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो वहां पर HIN इज इक्वल टू Ka होता है। यहाँ पर हालांकि एसिटिक एसिड है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यूज आएंगी वो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, 10⁻² के अराउंड ही रहेगी। और यहाँ पर आपकी जो HIN कंसेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती है अगर वाटर बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं है। मतलब यहाँ पर केवल 10 फोल्ड डाइल्यूशन किया गया है, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन किया जाएगा तब उसका इफेक्ट आएगा आपका, लेकिन यहाँ पर HIN कंसेंट्रेशन में उतना इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं हुआ है। So in that case pH is equal to minus log of HIN concentration is equal to minus log of 10⁻², यानी pH हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, 200 ml sample of sea water is required या is found to contain 7.3 ग्राम NaCl जिसका मोलिकुलर मास दिया है 58.45। Now the molarity of sea water with respect to NaCl is, molarity मतलब क्या होता है, molarity का मतलब होता है number of moles of solute divided by volume of solution in liter। So इसी चीज को, क्योंकि हमारे पास मोल्स तो नहीं दिए गए थे, हमारे पास तो वेट और मॉलिकुलर वेट दोनों दिया हुआ है, ये दिया है वेट, यहाँ दिया है मॉलिकुलर वेट। सो हम निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम, यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटू 1000 क्योंकि हमारा वॉल्यूम दिया गया है ml में, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। सो इट विल बी 7.3 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 58.45 इंटू 200, ये 200 आ गया। जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 0.6244 और जो सबसे क्लोज वैल्यू है वो यहाँ पर आंसर में आ गई है। अगला क्वेश्चन है 24। सो व्हाट इज द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन मेड बाय यूजिंग 10 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट एंड 30 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। pKa दिया हुआ है 4.75। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है। सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन कितना दिया 0.2 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.05 मोलर।
कंसेंट्रेशन एसिटिक एसिड का कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 40, दो चीजें मिलाई गई थी सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, इन दोनों का कंसेंट्रेशन हमको मिल गया। नाउ pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। pK दिया था 4.75, लॉग सॉल्ट का यानी कि इसका अमाउंट हो गया हमारे पास 0.005 डिवाइडेड बाई 0.0025, तो यानी कि 4.75 प्लस लॉग 2 की वैल्यू आप इसमें ऐड कर देंगे 5.05, इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैज द लोएस्ट पीके वैल्यू। तो देखिए ये तो सीधे आंसर है कि लोएस्ट पीके वैल्यू इनमें से होती है आपकी फॉर्मिक एसिड की। अगर हम दो की भी बात करें, इन दोनों की तो और ज्यादा होती है, फॉर्मिक एसिड की होती है 3.8 और इसकी होती है 4.8, तो ऑब्वियसली ये कम हो गई, इन दोनों की और ज्यादा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं, इक्वेशन पूछा हेंडरसन हसलबैच इक्वेशन सिंपल सी, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड, सो आंसर इज 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 27 बोल रहे हैं Ka of acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5 and Kb of NH4OH is 1.8 into 10 to the power minus 5 at 25 degree centigrade. So aqueous solution of ammonium acetate is, aqueous solution ammonium acetate का क्या होगा। देखिए जब एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप मिलाते हैं, मिक्स कर देते हैं, और अगर आप ध्यान देते हैं दो चीज़ों पर कि यहाँ पर आपका Ka और Kb दोनों इक्वल है, यानी कि अब दोनों में ही हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इन दोनों के केस में जो H आयन कंसेंट्रेशन है दिस विल बी इक्वल टू OH आयन कंसेंट्रेशन, दोनों बराबर होंगी। जब H आयन और OH आयन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो भी वैल्यू आती है pH आता है वो आ जाता है न्यूट्रल pH। ओके, सो आंसर यहाँ पर रहेगा हमारे पास न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ Ka दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। देखिए 28 में पूछा है 1 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड टू 100 ml एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी 0.01 मोल HCl था, उसको आपने 100 ml तक डाइल्यूट किया, 100 ml में डाइल्यूट किया, तो यानी 0.01 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 तक गया, तो pH कितना हो गया, pH 4 हो गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाओ। 29 में पूछा है द सॉल्यूशन ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल इन वाटर हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 10 किलो डाल्टन हैज द कंसंट्रेशन ऑफ 100 micromole, so what will be its concentration in mg per ml unit। मोलैरिटी mg per ml के केस में निकालना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, राइट। अब आपको जो वॉल्यूम मोलैरिटी दी थी वो थी आपकी 100 माइक्रोमोल। 100 माइक्रोमोल को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल, राइट। 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मोल, ये आ गया हमारे पास मोल में, इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, राइट। कंसंट्रेशन मतलब वेट बाय वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम को आप कंसंट्रेशन कह सकते हो। तो ये जब कंसंट्रेशन होगी, हमने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला डाल दिया, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डाल्टन या 10,000 किलो डाल्टन, ठीक है, 10 किलो डाल्टन। नाउ कंसंट्रेशन आपको निकालनी थी, तो कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 1000 से, आंसर आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर ml या 1 mg पर ml। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। 30 में पूछा गया है क्या, 30 में पूछा है द कंसेंट्रेशन ऑफ H2O इन प्योर फॉर्म इज, प्योर फॉर्म में आपको मैंने अभी बताया था, प्योर फॉर्म में यानी कि 1000 ग्राम में जो 18 से हम डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू हमारी आ जाती है 55.5 मोल। सो आंसर इसका आपके पास सीधा सीधा है सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 मतलब pH ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl एंड 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड विल बी, 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड है, 0.1 नॉर्मल HCl है, दोनों में से
दोनों के पीएच के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेम रहेगा। देखिए 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब क्या होता है, 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब है इसमें एच आयन कंसेंट्रेशन हो गई 10 टू द पावर -1। यहां पर भी एच आयन कंसेंट्रेशन हो गई 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। बट इस केस में एसिटिक एसिड के केस में जो फॉर्मूला लगता है वो होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, राइट। अब यहाँ पर ये चीज आ जाती है। दूसरी बात, अगर आप ये भी नहीं करेंगे तब भी आपको pH निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका एच आयन कंसेंट्रेशन से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, K अगर हमें पता है तो, राइट। तो एच आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू √Ka इंटू सी, ये भी एक फॉर्मूला है फॉर वीक एसिड्स। तो अभी वीक एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि एच आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, एच आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू √Ka इंटू सी। अब Ka की वैल्यू होती है √1.9 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू सी हो गया आपके पास 0.1, राइट। डेफिनेटली वो इससे तो वैल्यू हमारी ज्यादा ही आएगी, इससे तो हमारी वैल्यू कम ही आएगी, नहीं सॉरी ज्यादा आएगी। अब वो कंसेंट्रेशन की वजह से जो इसका pH होगा वो ज्यादा होगा, यानी हम कह सकते हैं pH of acetic acid will be higher. Wrong, ये वाला wrong, ये वाला wrong. Clear? Question number 32. Which of the following relationship is wrong? इनमें से कौन सी relationship wrong है? Molarity is equal to moles of solute divided by liter of solution. Correct है. Molarity is equal to molecular weight. Wrong. Molarity is equal to weight upon molecular weight. Right? It is weight upon molecular weight. So answer हो गया B, जो कि wrong है. Question number अगले पर आते हैं 33 पे। 33 में बोल रहे हैं 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड हैज pH इक्वल टू 5 एट 298 K। सो व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड, इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। सो वीक एसिड के लिए देखिए एच आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू √Ka बाई K इंटू सी। एच आयन कंसेंट्रेशन है हमारे पास 10 टू द पावर -5, क्योंकि pH कितना है, pH है 5 एंड pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन। अब अगर हमें पता है pH है 5 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन, सो इसका जब हम एंटी लॉग लेते हैं तो एच आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -5। ये आ गया हमारे पास 10 टू द पावर -5, यहाँ से 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू Ka √Ka इंटू 10 टू इंटू 0.1 मोल है। सो इसको अगर हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो इट विल बी 10 टू द पावर -10 इक्वल्स टू K इंटू 10 टू द पावर -1, K इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। सो आंसर इज 1। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। What is the pH and pOH of 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखिए HCl के केस में, HCl के केस में क्या होता है, आपको जो 0.001 मोलर दिया हुआ है तो ये दी गई है एच आयन कंसेंट्रेशन। एच आयन कंसेंट्रेशन हो गई 10 टू द पावर -3। अगर एच आयन कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -3 है तो pH हो गया हमारे पास 3, सीधी सी बात। अब pH 3 यहाँ पर था और यहाँ पे था, बाकी दोनों हमारे कैंसिल। अब 11 या 10 से इस पर आते हैं। अगर pH 3 है फिर उसके बाद pOH निकालना है आपका, तो आपको पता होना चाहिए pH इंटू pH प्लस pOH इज इक्वल टू होता है 14। अगर हमारे पास pH दिया गया है तो हम pH निकाल सकते हैं, दिस विल बी 14 - 3 इज इक्वल टू 11। सो आंसर हो गया हमारे पास 11, यानी ये सही, ये वाला हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। 35 में दिया था इफ 200 ml ऑफ 5 मोलर HCl सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। पहले आपने 200 ml 5 मोलर सॉल्यूशन को पहले डाइल्यूट किया है 1 लीटर तक, फिर उससे 20 ml लेके उसको 1 लीटर में डाइल्यूट किया। अब उस फाइनल सॉल्यूशन का pH आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लिया क्योंकि डाइल्यूशन किया गया। तो M1 था 5 मोलर, V1 था 200, M2 हो गया हमें पता नहीं है, M2 भी निकालना है, और V2 हमने टोटल 1 लीटर में डिसॉल्व किया है। तो M2 आ गया हमारे पास 1 मोलर, यानी हमने 5 मोलर से 1 मोलर डाइल्यूशन कर दिया। अब हमने इसको दोबारा डाइल्यूशन किया था तो ये हो गया हमारा M2V2 इज इक्वल टू M3V3। इन दैट केस
M2 की जगह हमने रख लिया है 1, इससे हमने लिया था 20 ml यहाँ पर, और फिर हमने इसको M3 हमको निकालना है, कितना हमारी मोलारिटी होगी। सबसे पहले मोलारिटी से हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, HIN कंसंट्रेशन, राइट। सो मोलारिटी हमें पता चल गई, इनटू वॉल्यूम हमें दे रखी थी 1000 ml। नाउ M3 विल बी इक्वल टू 20 by 1000, 20 by 1000 करते हैं तो 0.002 मोलर आ जाती है, यानी 2 × 10⁻² मोलर HIN कंसंट्रेशन आपको मिल गई HCl की। जब हमें HIN कंसंट्रेशन मिल गई तो pH हो जाता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ HIN कंसंट्रेशन, यानी माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻², यानी माइनस log 2 प्लस log -2, यानी माइनस, ये वैल्यू आपकी आ जाती है, जब आप इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाती है आपकी माइनस में माइनस 1.699, यानी कि 1.7 की सबसे क्लोज वैल्यू यही वाली थी, तो आंसर आ गया आपका 1.7। क्वेश्चन नंबर 36 पर देखिए, व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो 10⁻8 का मतलब बनता है हमारे लिए HIN कंसंट्रेशन हो गई हमारे लिए 10⁻8 मोल। अब 10⁻8 का मतलब हो गया pH बनता है हमारे पास 8। अब pH 8 एसिड के केस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो चाहे इसको कितना भी आप डाइल्यूट कर लें तब भी इसका HIN कंसंट्रेशन इतना कम नहीं होगा कि pH बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। उस कंडीशन में हम वो वैल्यू यहाँ पर ऑप्ट करते हैं जिसमें आपकी सबसे क्लोज है 7 के, यानी कि 6.5 से 7 के सबसे क्लोज आपकी वैल्यू आ जाती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं हम 37 पे। 37 कह रहे हैं बफर सॉल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी बिकॉज। बफर सॉल्यूशंस में कांस्टेंट एसिडिटी होती है और एल्केलिनिटी होती है, क्यों? क्योंकि दे हैव एक्सेस ऑफ HIN एंड OH, क्योंकि उनके पास एक्सेस HIN OH होते हैं। बहुत ज़्यादा HIN OH होने से वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उससे एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दे हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ pH, उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है pH की। These give unionized base and acid on reaction with alkali or acid. So this is the correct answer कि जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एक कांस्टेंट एसिडिटी और एल्केलिनिटी होती है, क्योंकि उनके पास जो आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड बेस है और एसिड है वो नहीं मिलता। मतलब कि बेसिकली अगर आप उसमें एसिड डालोगे या एल्केली डालोगे तो उसमें आपको pH चेंज नहीं हो पाएगा। जब pH चेंज नहीं हो पाएगा अप टू अ सर्टेन रेंज, तो फिर वो क्या होगा, क्योंकि वहाँ अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आपको बेस या एसिड मिलेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ तक हो चुका था, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है pKa ऑफ एस्पार्टिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज 4। एस्पार्टिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में pKa वैल्यू 4 है। सो what would be its pKa in the organic solvent of lower polarity। तो देखिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम सॉल्वेशन पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है किसी भी जगह से, तब जाके वो सॉल्यूशन वहाँ पर बन पाता है। सो किसी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ से वाटर का भी ब्रेक डाउन हो और आपका जो भी एसिड है उसका भी ब्रेक डाउन हो, वहाँ से वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, सॉल्वेशन हो पाता है। लेकिन जो पोलर ग्रुप्स में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के केस में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लोअर पोलैरिटी होती है। लोअर पोलैरिटी के केस में जो एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन होती है वो एक प्रोटॉन डोनर का काम करती है, क्योंकि बाहर का pH एक तरीके से हो रहा है ज़्यादा, उसके पास प्रोटॉन है कम, लोअर पोलैरिटी है, सो इट विल बी डोनेटिंग द प्रोटॉन। फिजियोलॉजिकल pH पे प्रोटॉन डोनेट कर देगा और डोनेट करने की वजह से वी कैन से कि इसका जो pK वैल्यू होगा वो 4 से ज़्यादा होगा। दूसरी बात, कभी भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मतलब हम कभी चेंज करते हैं सॉल्वेंट को, यानी हम उसे पोलर से नॉन पोलर में लेके जाते हैं किसी अमाइनो एसिड को, तो अगर वो एसिडिक अमाइनो एसिड होता है तो उसका pK वैल्यू बढ़ जाता है 7 से, मतलब 7 के आसपास आ जाता है। 4 जो भी उसका वैल्यू है उससे ज़्यादा होगा।
और बेसिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनकी पीके वैल्यू कम हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपकी सॉल्वेशन के टाइम पे अगर हम इसे किसी भी पोलर अमाइनो एसिड को, स्पेशली अगर हम चार्ज अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं या निगेटिवली चार्ज होते हैं उनकी पीके वैल्यू बढ़ जाती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, और जो आपके एसिडिक जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी पीके वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है अ स्टॉक सॉल्यूशन कंटेन 10 mg per ml of the enzyme, 100 ml of this stock is diluted with 400 ml of buffer। एक स्टॉक सॉल्यूशन है 10 mg पर ml किसी एंजाइम का, उस एंजाइम के सॉल्यूशन में से 100 ml को डाइल्यूट कर लिया आपने 400 ml बफर के साथ, यानी अब टोटल वॉल्यूम हो गई 500। अब इसमें से बताना है कि इस बफर में से इस वाले पूरे जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला इसके 300 माइक्रोलीटर में कितना एंजाइम प्रेजेंट होगा, अमाउंट कितना होगा। तो देखो सेम फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, यानी कंसेंट्रेशन दे रखी थी आपको 10 mg पर ml और 100 ml आपने इसका लिया, और C2 आपको पता नहीं है कि अभी कितना कंसेंट्रेशन इसका बाद में हो गया डाइल्यूशन के बाद, सो इट विल बी C2 इंटू V, वॉल्यूम जो हो गई है वो है आपकी 400 टोटल। सो C2 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2 mg पर ml, यानी 10 mg पर ml से आपने 2 mg पर ml में डाइल्यूशन कर लिया। अब हमें कंसेंट्रेशन पता है, अब हम इस कंसेंट्रेशन में से 300 माइक्रोलीटर ले रहे हैं, यानी 300 माइक्रोलीटर ऑफ 2 mg पर ml एंजाइम हमने ले लिया है, तो इसमें कितना अमाउंट एंजाइम का होगा, ये होगा 2 × 10⁶ माइक्रोग्राम, क्योंकि हमें दिया था mg में, यहाँ पर आंसर सारे माइक्रोग्राम में, तो हमने इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। 10⁻1 mg को अगर हमने माइक्रोग्राम में 10⁶ में हमने इसे कन्वर्ट किया, ओके, डिवाइडेड बाय 10⁻³ हो जाता है, एक मिनट, इट विल बी 10⁻³ ओनली, क्योंकि हम mg से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, mg से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया, और ये हमारा माइक्रोलीटर है। अब हमें से माइक्रोलीटर से, क्योंकि हमें पर ml कंसेंट्रेशन थी, तो उसकी जगह भी हमें 10⁻, मतलब इसकी जगह भी हमें ml में कन्वर्ट करना होगा, तो इस माइक्रोलीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, वो हमारा ऊपर चला गया। ये माइक्रोलीटर से ml में कन्वर्ट, ml से माइक्रोलीटर में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ पे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ। सो नाउ जो टोटल वैल्यू विल बी 666 माइक्रोग्राम, यानी कि 600 माइक्रोग्राम के आसपास सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन था वो हमने चूज किया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कितना होता है। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है 1 × 10⁻14 मोल, यानी आंसर हो गया ये। 41 में पूछा था आपका मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंप्लाइज द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो नंबर ऑफ मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कितने किलोग्राम में सॉल्वेंट में आपने ऐड किया है वो होता है। कमिंग टू द मोलालिटी पूछा था, मोलारिटी अगर होता तो आपका ये पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ HIN इन द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaOH। 1 मोलर NaOH में कितने HINs होंगे ये पूछा है क्वेश्चन। तो देखिए 1 मोलर NaOH में क्या निकाल सकते हैं हम लोग, OH, क्योंकि यहाँ से तो OH मिल रहा है, OH विल बी 10⁻1, राइट, 10⁻1 होगा, यानी POH विल -1 मोलर, 1 है, ओके। 1 का मतलब POH हो गया 0, POH हो गया 0, और आपको पता है, ओके, सो POH की हमको एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ HIN कंसेंट्रेशन की नीड है। तो आपको पता होना चाहिए HIN इंटू OHIN इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू 1 × 10⁻14, जो अभी हमने यहाँ पर देखा, और HIN कंसेंट्रेशन हमको निकालना है, इंटू OHIN का है 10⁻1, HIN इज इक्वल टू 10⁻1 का मतलब हो गया 1 ओनली, राइट, 10⁻14
इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया है 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाय 1. सो बेसिकली आंसर आ गया है 1 मोल. ठीक है, आंसर आ गया 10 to the power minus 14. सो द करेक्ट आंसर इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है हाउ मेनी क्लोराइड आयन सराउंड्स द Na आयन इन क्रिस्टल फॉर्म ऑफ NaOH. NaCl की क्रिस्टल फॉर्म में 6 क्लोराइड आयन एक NaCl को घेरे हुए रहते हैं. एक सोडियम को घेरने के लिए 6 क्लोराइड आयन होते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए द pH ऑफ ब्लड सैंपल इज 7.5. pH ब्लड सैंपल का है 7.5. pK वैल्यू दी गई है 6.1. अब ये रिएक्शन दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोनियम प्लस बेस बाइकार्बोनेट, राइट. pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग बेस बाई एसिड. बेस हो गया बाइकार्बोनेट डिवाइडेड बाई कार्बन डाइऑक्साइड. इसका आपको पूछा क्या था, कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट रिलेटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड. इनका इसी फॉर्म में आपको आंसर पूछा था. सो नाउ लॉग बेस बाय एसिड इज इक्वल टू 1.4. क्योंकि पीएच में से आपने पीके माइनस किया 1.4 आया. अब एंटी लॉग जब हम ले लेते हैं 1.4 का तो वो आ जाता है आपका 25.11. यानी कि HCO3 बाई CO3 इसका अमाउंट हो गया आपके पास 25. ये आपका JNU स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में आया वो क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन अब शुरू हो गए CSIR के क्वेश्चन. यानी अभी तक जो क्वेश्चंस थे वो आपके JNU के, IIT जैम के, गेट बी के और TIFR के क्वेश्चन चल रहे थे. अभी और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे इनके, लेकिन फिलहाल अब हम आ चुके हैं CSIR के क्वेश्चंस पे. CSIR का पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि अ जीनोम ऑफ अ बैक्टीरियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल DNA मॉलिक्यूल विच इज 10 to the power 9 बेस पेयर लॉन्ग. एक जीनोम है बैक्टीरिया का, उसका एक साइज देके रखा है. आपसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ जीनोमिक DNA इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियम. देखिए मोल्स का DNA के साइज पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी आपका बैक्टीरिया होगा 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल होंगे. एक मोल के अंदर 6 × 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. और यहाँ पर मॉलिक्यूल का मतलब हो गया DNA के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या क्रोमोसोम्स होंगे. बैक्टीरिया के केस में केवल एक ही क्रोमोसोम होता है. जब केवल एक ही क्रोमोसोम होता है तो एक क्रोमोसोम में कितने मोल होंगे, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1/6 × 10 to the power 23 मोल. यानी 1/6 × 10 to the power -23 मोल, यानी आंसर हो गया 1. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था आयनिक स्ट्रेंथ. आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समेशन ऑफ Ci इंटू Zi स्क्वायर. C क्या है, C है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ आयन एंड Zi क्या होता है, चार्ज ऑफ आयन. ये फॉर्मूला है सिंपल सा. तो अगर हमें यहाँ पर 0.02 मोलर Na2HPO4 दिया गया था तो Na2HPO4 में दो तरीके की चार्ज स्पीशीज हैं, एक है Na आयन और एक है HPO4. Na आयन पे चार्ज होता है +1 और HPO4 पे चार्ज होता है -2, राइट. Na आयन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारी कंसंट्रेशन हो गई 2 × 0.2 यानी 0.4 मोलर. और HPO4 का केवल एक ही मॉलिक्यूल है यानी इसकी कंसंट्रेशन हो गई हमारे पास 0.02 मोलर. तो आयनिक स्ट्रेंथ में हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 समेशन ऑफ Ci इंटू Zi स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 Ci की वैल्यू हमारे पास है 0.4 इंटू चार्ज हमारे पास 1 है 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाती है कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 दिस इज 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर कर लेंगे. तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज आई इन दोनों को जोड़ के हमने 1/2 किया तो आंसर आया हमारे पास 0.6. तो आंसर है ये. समझ में आ गया होगा आई थिंक. नहीं आया तो एक बार और आप वीडियो देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए. 3 में देखिए OH आयन कंसंट्रेशन पूछी है HCl की, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये KCl नहीं HCl की OH आयन कंसंट्रेशन देखिए. देखिए यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन अगर दिया गया है और HCl है तो H आयन कंसंट्रेशन है 10 to the power -1 मोल. तो OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा 10 to the power -14 डिवाइडेड बाई 10 to the power -1 यानी 10 to the power -13.
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, Ka इज इक्वल टू, Ka की वैल्यू दी गई थी आपको 7.4 इंटू 10⁻⁴। कंसेंट्रेशन सिट्रिक एसिड की दे दी गई थी। HIN का फॉर्मूला, HIN कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है √Ka इंटू सी, राइट। अब Ka की वैल्यू हो गई 7.4 इंटू 10⁻⁴, सी की वैल्यू हो गई 10⁻⁻1 यानी 0.1। अब इस पूरे को वैल्यू इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 0.008602। पीएच अगर हम इसका निकालते हैं तो हमें इसकी लॉग वैल्यू लेनी पड़ेगी, और जब हम इसकी लॉग लेते हैं तो हमको आ जाता है 2.06 इंटू 2.065, सो आंसर आ गया 1। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 0.01 मोलर वीक ऑर्गेनिक एसिड हैविंग डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगेन सेम फॉर्मूला, HIN कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए K इंटू सी निकाल देंगे। K दे दिया गया 10⁻⁻6, C दे दिया गया 10⁻⁻2, यानी HIN कंसेंट्रेशन विल बी 10⁻8 का अंडर रूट, यानी हो गया ये 10⁻4। pH इज इक्वल टू 4, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब ये दिया गया था pH ऑफ 10⁻10 मोलर HCl। अभी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है HCl का भी, उसमें अगर हमारे HIN कंसेंट्रेशन बहुत कम है तो तब आपके वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तभी यहाँ पर HCl बहुत कम है। वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वाटर के अपने भी ऑटो आयनाइजेशन हो जाते हैं, यानी वाटर अपना भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और इस वजह से यहाँ पर जो pH होता है वो 6.96 के आसपास रहेगा, बाकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में पूछा गया है 10 मिलीमोलर एसीटेट बफर इज डाइल्यूटेड 1 मिलियन टाइम। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो गया है, 10⁻6 डाइल्यूशन तक पहुंच गया है। अब इस समय अगर हमने इतना डाइल्यूशन कर दिया है तो क्या होगा उस बफर का। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब बहुत ज़्यादा हम डाइल्यूशन कर देते हैं तो हमारी हेंडरसन हसल-बैच इक्वेशन काम नहीं करती। जब वो काम नहीं करती तो जो एसिडिक बफर होते हैं उनके pH 7 से थोड़े कम रहते हैं, और जो बेसिक बफर होते हैं उनके pH थोड़े से ज़्यादा होते हैं 7 से। यहाँ पर हमने एसिटिक एसिड बफर की बात की थी, तो ये एक एसिडिक बफर है। क्योंकि एक एसिडिक बफर है इस वजह से इसका pH 7 से थोड़ा कम होता। अगर यहाँ पर कोई pH बेसिक बफर होता तब आपके लिए आंसर होता 7.04। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन था, इक्वल वॉल्यूम आपने यूज की। जब भी हम इक्वल वॉल्यूम यूज करते हैं किसकी, pH 4 एंड pH 10 सॉल्यूशंस की, तब आपका क्या होगा pH टोटल दोनों का एवरेज। सो बेसिकली pH इज इक्वल टू 4 + 10/2 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हो जाता है टोटल न्यूट्रल pH। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 100 ml of 0.02 mole acetic acid, pKa value is 4.76. It is titrated with 0.02 normal KOH. After adding some base to the acid solution, the observed pH is 2.76. अब इसमें आपको pH का मतलब डिग्री ऑफ प्रोटोनेशन बताना है। सो pH आपको पता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ डीप्रोटोनेटेड बाय प्रोटोनेटेड, यानी कि बेस बाय सॉल्ट, बेस बाय एसिड, ये बेसिकली बेस बाय एसिड कह लो या सॉल्ट बाय एसिड। डीप्रोटोनेटेड बेस हो जाता है और प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है एसिड की। सो यहाँ पर आपका हो गया 2.76 इज इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ डीप्रोटोनेटेड बाय प्रोटोनेटेड, एंटी लॉग ऑफ 2, यहाँ पर 2 है, एंटी लॉग ऑफ 2 आपने किया है, इट विल बी, क्योंकि यहाँ -2 आ जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी, इट विल बी -2, एंटी लॉग ऑफ -2 विल बी 1/100। टोटल एसिड कितना हुआ, टोटल एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है आपका D प्लस P, यानी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म और प्रोटोनेटेड फॉर्म। डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है 1, प्रोटोनेटेड फॉर्म है 100, यानी टोटल फॉर्म हो गई 101। तो परसेंटेज ऑफ प्रोटोनेटेड फॉर्म विल बी प्रोटोनेटेड बाय टोटल इंटू 100%, यानी प्रोटोनेटेड 100 डिवाइडेड बाय 101 इंटू 100, यानी हो गया 99%। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है जिसमें आपसे 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन एज अ pH ऑफ 8.9। एक 100 ml 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन है जिसका pH है 8.9। अब इस सॉल्यूशन में 1000 माइक्रोलीटर यानी 1 ml ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड आपने ऐड किया है जिसका pH है 2.8। अब इस पूरे मिक्सचर का pH क्या होगा,
तो देखिए 10 वाले में हमने क्या किया, जो एसिटिक एसिड था स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपकी एसिटिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है, दो चीजें, इन दोनों से आपको मिलता है बफर। अब अगर हम बफर की बात करें तो उसके 100 ml में 0.1 मोलर आपका एसिटिक एसिड है और 0.01 मोलर, 0.1 तो था ही, 100 ml में किया था, तो इट विल बी 0.01 मोलर एसिटेट मिल गया। 1 मोलर ऑफ 1 मोलर एसिटिक एसिड यानी कि इसमें 0.00, ये तो हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड जिसका हमने 1000 माइक्रोलीटर लिया, तो 1 ml का हमारा इतना मोल हमने एसिटिक एसिड का लिया और इतना मोल हमने इसका सॉल्ट का लिया। अब हमारे पास सॉल्ट भी है और एसिड भी है। अगर हमें रिमेनिंग एसिटिक एसिड की बात करें, क्योंकि इतना तो हमारा यूज हो गया, उसमें हमारा रिमेनिंग एसिटिक एसिड बचे 0.01 माइनस 0.001, ये हो गया हमारे पास रिमेनिंग एसिटिक एसिड। तो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट है हमारे पास 0.009 डिवाइडेड बाय 0.001, पूरा हम सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है 5.71, जो कि सबसे क्लोज है 4 के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में दिया गया था बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 50 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट। 50 मोलर 50 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड है, 50 मोलर 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट है। pH बफर का 4.75 है। अब इसमें आपकी वही pH pKa के बराबर भी है, तो उसमें आपको कितनी मोलारिटी बफर की होगी ये बताना था। तो देखिए टोटल अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट कौन कौन से हैं यहाँ पे, सॉल्यूट की बात करेंगे तो इट विल बी बेसिकली टोटल सॉल्यूट जो होंगे वो 50 ml आपने 0.2 मोलर एसिटिक एसिड लिया, तो इसका जो सॉल्यूट हुआ वो हुआ 0.01 मोलर एंड 50 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट था, तो ये हो जाता है आपका सोडियम एसीटेट का सॉल्यूट। टोटल सॉल्यूट कितना हुआ, दोनों मिला देंगे, यानी 0.01 मोल्स इन 100 ml। 100 ml है, अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 0.2 मोलर पर 1000 ml, यानी कि 0.2 मोलर पर लीटर, यानी 0.2 मोल। क्वेश्चन नंबर 12, 13 बिल्कुल एक जैसे सवाल है। 12 में क्या होता है देखिए, आपका बाइकार्बोनेट से हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने एंटी लॉग लिया था और उसमें आंसर 25:1 का आया था, वही सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, जिसमें दो वैल्यूज दी गई हैं pK1 pK2, ये है pK1 ये है pK2, यानी H2CO3 से HCO3 बनेगा एक वैल्यू, फिर HCO3 से COOH बनेगा दूसरी वैल्यू। 7.45 pH आपको दिया गया है। इस 7.45 pH के टाइम पर कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी, ये वाली फॉर्म डोमिनेट करेगी, यानी ये वाली ज्यादा होनी चाहिए, बेस ज्यादा होना चाहिए और एसिड कम होना चाहिए, राइट। तो इस कंडीशन में क्योंकि ये pK1 हम लोग लेंगे 6.15, तो pH इज इक्वल टू 6.15 हो गया, ओके, ये होगा हमारा 45। 7.45 इज इक्वल टू हो गया है हमारे पास 6.15 प्लस लॉग ऑफ HCO3 डिवाइडेड बाय H2CO3, ये हो गया हमारे पास इसका 1.3, इन दोनों का डिवाइड, इन दोनों का माइनस करने पर डिफरेंस आ गया। एंटी लॉग जब हम 1.3 का लेते हैं उसकी वैल्यू दी गई थी 20 क्वेश्चन में, ये हो जाती है आपकी HCO3 बाई H2CO3 20/1, यानी कि रेशियो आ गया 20:1 का रेशियो। सेम इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था pH ऑफ ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन इज मेंटेन्ड at 7.4 plus minus 0.05, assuming that this pH is maintained entirely by buffer, bicarbonate buffer, जिसका pK1 pK2 वैल्यू 6.1 और 10.3 दिया हुआ है। मोलर रेशियो आपको सेम उसी तरीके से बताना है। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ HCO3 डिवाइडेड बाय H2CO3। सो यहाँ पर हो गया आपका pH pK, जब पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका 20। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कौन से हैं, पहला द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनेंशियोमर्स विल बी आइडेंटिकल। देखिए एनेंशियोमर्स जो होते हैं वो अपने आप में अलग होते हैं, वो एनेंशियोमर्स का मतलब किसी भी कंपाउंड की मिरर इमेज होती है
और मिरर इमेज की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड स्पेसिफिक रोटेशन इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं हम लोग, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है फॉर एनेंशियोमर्स ऑल्सो, मतलब ये एक तरीके के आइसोमर है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग कि ये आइडेंटिकल नहीं होगा, अलग होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ओनली टाइम बट नो कंसेंट्रेशन यूनिट। यस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केवल टाइम ही यूनिट होती है, पर सेकेंड में आता है, कंसेंट्रेशन यहाँ पर नहीं आती रेट कांस्टेंट में। थर्ड ऑप्शन था वैल्यू ऑफ पीएच एंड पीएच प्लस पीओएच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। करेक्ट, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका पीएच और पीओएच की वैल्यू कम होंगी, दोनों की वैल्यू कम होगी। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम होंगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होंगी। सो ये दोनों बातें सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी विल बी ग्रेटर देन सी डबल बॉन्ड सी। सी डबल बॉन्ड सी की ज्यादा होगी, सी सिंगल बॉन्ड सी की कम होगी। इसके बारे में हम कल भी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ अ रेडियो आइसोटोप इज दिस। सो व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोप। देखिए, हाफ लाइफ के लिए हमें पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। यहाँ के यानी कि रेट कांस्टेंट हो गया है। रेट कांस्टेंट दे दिया गया 6.93 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। नाउ पूरा वैल्यू जब हम फॉर्मूला इसमें रखते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 10 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्ट, दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए से सी बनता है लेकिन बीच में बी भी बनता है, जिसमें ए से बी के बनने की जो रेट है वो 1 पर मिनट है और बी से सी तक बनने का जो रेट है वो 1 पर आर है, 1 पर आर है। तो हमारे लिए क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन का रेट। ओवरऑल रिएक्शन हमेशा रेट पर डिपेंड करती है जो सबसे स्लो होता है, यानी कि हो गया 1 पर आर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ओनली ऑकर्स व्हेन वी हैव। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कब आती है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में। देखिए, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होती हैं वो ज़्यादातर इस तरीके से चलती हैं। ये जो टाइम होता है ना, ये आपका आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कब आएगी, जब हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे एंजाइम से बहुत ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, जब बहुत हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी तो इट विल नॉट डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर हो गया आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है 18, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बायोफिजिकल केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की बायोफिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है then solute is dissolved in the solvent, the increase in the boiling point is independent of the number of particles on which the solute dissociate and dependent on only on the molarity of the solution solute। wrong है, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन रॉन्ग। हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, पहला रॉन्ग तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। पी पर आते हैं। When two atoms are linked by a covalent bond, van der Waals interaction between them contributes substantially to the bond energy। wrong। जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी के लिए लगाएंगे। van der Waals इंटरेक्शन तो बहुत ही छोटे होते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। ये हो गया रॉन्ग। आंसर सी एंड डी है। सी कह रहा था इफ अ प्लॉट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज नॉट लीनियर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और टाइम का अगर ग्राफ लीनियर नहीं है लेकिन 1 बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज लीनियर, देन द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। करेक्ट है। ग्लूकोज, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय एनालाइजिंग देयर यूवी स्पेक्ट्रा एट इक्विमोलर कंसंट्रेशन। ट्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री का PhD के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। 1 मिलीमोल इज इक्वल टू, देखिए 1 मिलीमोल को हम लोग एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10⁻³ मोल पर लीटर, यानी 10⁻³ मोल पर 1000 ml, राइट, इज इक्वल टू 10⁻⁶
मोल पर ml, सारे पर ml थे, हमने पर ml में इसको कन्वर्ट कर लिया, इट विल बी 1 माइक्रोमोल पर ml। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू डैश डैश मॉलिक्यूल। सो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 90 बाई 18 इज इक्वल टू 5 मोल। सीधा सीधा आंसर था 5 मोल आ गया। 51 पर आते हैं। विच हैज द मैक्सिमम मॉलिक्यूल, इनमें से किसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। मोल्स का मतलब हो गया वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 7 ग्राम नाइट्रोजन, 7 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब हो गया 7 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन, यानी N2 का मॉलिक्यूलर वेट हो गया है आपका 14, ठीक है। 14 इंटू हो जाएगा, बल्कि 2 हो जाएगा, 14 इंटू 2, सो इट विल बी 28, राइट। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। इट विल बी बेसिकली 6 को हम वैसे ही रहने देते हैं, इट विल बी 7 बाई 28, 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू, ठीक है, समझ के होंगे आप लोग। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया है, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट हो गया है 32। तो ये हो गया हमारे पास इसका, यानी कि 1/2, दिस विल बी 1/2 ऑफ जो भी आपका एवोगैड्रो नंबर है। यहाँ पर आ गया 2 ग्राम, 2 ग्राम में हो गया 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 16 ग्राम NO2 में हो गया आपका 16/39 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके 2 ग्राम हाइड्रोजन में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 52। 52 कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स, मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी JNU बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट of the solution in kilogram, number of moles of solute per unit mass of the solvent। बेसिकली सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट का वेट होता है इंपॉर्टेंट। सो आंसर हो गया हमारा C। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 कह रहे हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस का मतलब हो गया 8/16, यानी कि 0.5 एवोगैड्रो नंबर। 16.8 लीटर का मतलब हो गया 16.8 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर इंटू जो भी आपका एवोगैड्रो नंबर है, यानी 0.75 एवोगैड्रो नंबर। थर्ड पे आपका 0.1 मोल ऑफ मीथेन गैस, तो 0.1 मोल का मतलब हो गया 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इसके बाद आते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम का मतलब 0.5 एवोगैड्रो नंबर, यानी आंसर बना हमारे पास सेकेंड, जो था 0.75 एवोगैड्रो नंबर। अगला क्वेश्चन था 54। ये TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछे हैं इन 1 पिकोलीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर में। इट इज 55.5 मोल, 55.5 मोल होते हैं, हमें पता है। अब 1 पिकोलीटर का मतलब हो गया 1 पिकोलीटर विल बी 55.5 इंटू 10⁻⁻12 मोल, क्योंकि पिको का मतलब होता है 10⁻12। ये 1 लीटर में था, तो इतने में आ गया आपका इतने मोल। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अब हर एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम का मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, 111 इंटू 10⁻12 हो गए हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए टोटल, ये तो मोल्स हुए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू एवोगैड्रो नंबर किया मल्टीप्लाई, आंसर आया 6.68 इंटू 10⁻13। क्वेश्चन नंबर 55, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे डीएनए के इन द ड्रोसोफिला सेल। अब नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हो गए कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्रोसोफिला में कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं, तो आंसर हो गया हमारा 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी प्रोटॉन पूछा था, अभी इलेक्ट्रॉन पूछ लिया TIFR में, अगली बार आपसे ऑक्सीजन पूछ लेंगे।
ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर इज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने होंगे पहले हमें ये पता होना चाहिए। हर एक वाटर में यानी H पे कितने होते हैं? 1 होते हैं। ऑक्सीजन मतलब H 2 है तो हमारे पास 2 हो गए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के और 8 हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। जो इनका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का नंबर वही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, राइट। तो अब हो गए हमारे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एक वाटर मॉलिक्यूल में। अब 18 ml में कितने वाटर मॉलिक्यूल, कितने ग्राम हुआ? 18 ml का मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 molecules, right? एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर will contain 6 into 10⁻23 molecules. Now number of electron will be 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? क्योंकि एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो इतने हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 57 TIFR का ये अगेन 0.22 ग्राम ऑफ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। आपके पास नहीं पता कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बट आपसे बोला गया 0.22 ग्राम कलरलेस ऑक्साइड है जिसमें 112 ml ऑक्यूपाई करता है, तो वो कौन सा कंपाउंड है? आप देखिए 112 ml 0.22 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 22.4 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा? सो इट विल बी 0.22 इंटू 22.4 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, 22,400 ml डिवाइडेड बाय 112 यानी 44 ग्राम हमारा मोलर वेट मिल गया गैस का। जैसे हमें मोलिकुलर वेट मिल गया है, मोलर वेट मिल गया है गैस का, तो हम इसका निकाल लेंगे, बाकी सबके साथ कंपेयर कर लीजिए। NO का मोलर वेट है 30, N2O का मोलर वेट है 44 जो कि यहाँ पर है, इसलिए आंसर हमारा ये। NO2 का मोलर वेट है आपका 46 एंड N2O2 का है 60, सो आंसर इज N2O। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 58, द जीनोम ऑफ बैक्टीरियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल DNA मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने कहा था कि भाई एक बैक्टीरिया के अंदर DNA एक ही होता है, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? 1/6 इंटू 10⁻⁻23। ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आता है 59, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ DNA प्रेजेंट इन द ह्यूमन डिप्लॉइड सेल्स? सेम CSIR 2014 का क्वेश्चन है। 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर, तो 46 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 यानी कि 7.63 इंटू 10⁻⁻23। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है व्हेन 150 ग्राम ऑफ यूरिया दैट इज मॉलिकुलर वेट है उसका 60, इसको आपने 1.35 किलोग्राम में डिसॉल्व कर दिया है। नाउ इस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, सो व्हाट वुड बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? ये बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया है BHU में 2012 में। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी हमको पता है, सो मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है हमारे पास? सॉल्यूट का मास है 150 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व किया है हमने, इसका है आपका 1.35 किलोग्राम यानी 1350 ग्राम। टोटल हो गया 1500 ग्राम। डेंसिटी हमको दे गई है 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 डेंसिटी हो गई, तो वॉल्यूम हो गया मास बाई डेंसिटी। मास है हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाई डेंसिटी हो गई हमारे पास 1.2, यानी हमारे पास वॉल्यूम आ गई 1250 ml। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन 1250 ml, 1250 ml में कितने होंगे? 1250 में होंगे वेट बाय मॉलिकुलर वेट करके 2.5, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 लीटर में हो गए 2 मोलर। ठीक है, आंसर हो गया हमारे पास 2 मोलर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.844 ग्राम NaCl इन 100 ml इज। 100 ml में मोलारिटी है 5 मोलारिटी निकालनी है आपको। सो आपको अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो इट विल बी 5.844 ग्राम पर 100 ml, या हम कह सकते हैं 58.44 ग्राम पर लीटर, राइट। यानी नंबर ऑफ मोल्स की बात करें इन 1 लीटर, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज 58.44 एंड डिवाइडेड बाय 58.45,
तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है लगभग 1। जब ये लगभग 1 है तो आंसर हो गया हमारा 1 मोलर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आए 89। मास ऑफ ग्लाइसिन, यहाँ पर आपसे पूछा है मास ऑफ ग्लाइसिन विच इज रिक्वायर्ड टू 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इज। ये भी IIT जैम 2014 का क्वेश्चन है। मॉलिकुलर वेट ग्लाइसिन का दिया हुआ है, आपको निकाल दिया, मतलब ये आ गया हमारे पास 75 किलो डाल्टन, हमने जोड़ के पूरा ऐड करके निकाल दिया। अब 0.05 मोलर के लिए हमें कितना वेट चाहिए ग्लाइसिन का, 0.015 इंटू 75 किलो डाल्टन, ये हो गया हमारे पास जितना वेट चाहिए। तो हो गया मोलारिटी इंटू वेट, मॉलिकुलर वेट, तो उसके आ जाएंगे हमें कितना वेट हमको चाहिए। 250 ml के लिए तो 1 लीटर की बात है, 250 ml के लिए चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि ये हमारा 1 लीटर के लिए आया था, हमने इसको 1/4 कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे ये आंसर आ गया हमारे लिए 250 ml के लिए आंसर हो गया 0.28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 90 में क्वेश्चन है द मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल इज 46 मॉलिकुलर वेट है इथेनॉल का, इसकी डेंसिटी दे दी गई है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो व्हाट वुड बी द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल इन अ 23% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाइन। टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। डी की वैल्यू दी गई है, डी है 0.8, अमाउंट इथेनॉल का दे रखा है 23%, तो आप 23%, अब वेट हम इथेनॉल का निकालें वाइन में तो कितना होगा, अमाउंट 23% है, यानी कि इसकी डेंसिटी दे दी, डेंसिटी इंटू जो परसेंटेज है तो हमें उसका अमाउंट पता चल जाता है, यानी डेंसिटी हो गई 0.8 इंटू इसका 23% था, 23/100 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास डेंसिटी, ये आ गया हमारे पास वेट किसका, इथेनॉल का, जो उस वाइन के अंदर है। इथेनॉल का हमें मॉलिकुलर वेट दिया हुआ था 46 हालांकि, बट हमने फिर भी निकाल लिया, यहाँ पे 46 हमको देके रखा है। मोल्स कितने हो गए, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, वेट आ गया 184 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट 46, टोटल आ गया आपके पास 4 मोलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया था यू आर गिवन 10 ml of 1 molar salt solution, asked to make 10 molar of 1 into 10 to the power minus 3 molar salt solution. The best way to do this is, आपको 10 मोलर, आपने 10 ml 1 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है और बनाया है, और उससे आपको 10 ml ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर, यानी आपको 1000 टाइम्स डाइल्यूट करना है। और जब भी हमें 1000 टाइम्स यानी बहुत बड़ा डाइल्यूशन करना होता है, तो हमारे लिए अच्छा ये है कि हम इसको सीरियल डाइल्यूशन करें, यानी पहले हम 1 ml को 9 ml में डालें, फिर वहां से फिर 9 ml में डालें, तब जाके आपका अगली बार जब हम डालेंगे तब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, इससे हमारी एरर नहीं आती है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करते हैं, बाकी सब में एरर आ सकती है, हालांकि अगर हमारे पास अच्छी कैलिब्रेशन का माइक्रोलीटर का हमारे पास माइक्रोपिपेट है तो हम कर सकते हैं, बट इट इज एक्चुअली एरर प्रोन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें बोला गया है द मोलैरिटी ऑफ वाटर इन वाटर एल्कोहल मिक्सचर। वाटर की मोलैरिटी पूछी है वाटर और एल्कोहल के मिक्सचर में, ये 2011 का क्वेश्चन है, जिसमें इसका जो परसेंटेज है वो है 15.85। अब मोलैरिटी ऑफ 100% वाटर इज 55.5 मोलर। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे 15% है, 15.85% है, तो यहाँ पर 15% के लिए क्या होगा, 15% ऑफ 55.5 का हुआ, यानी 55.5 इंटू 15%, 15/100, यानी कि हो गया हमारे पास 8.5 मोल पर लीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। यहाँ पर मोलालिटी इफेक्ट नहीं होती है टेम्परेचर से, बाकी सभी टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आज का लास्ट क्वेश्चन है। एन एक्वस सॉल्यूशन हैज मोलालिटी ऑफ 11.11। मोलालिटी 11.11 दे रखी है और मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो कैसे निकालते हैं, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है 2016 का। देखिए मोलालिटी जब दे दी गई है, हमें मोलारिटी पता है वाटर की होती है 55.5,
यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 kg ऑफ वाटर हमें पता है इट इज 55.5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो दिए गए हैं वो है आपके 11.11 राइट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स में आपका सॉल्यूट भी आता है सॉल्वेंट भी आता है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूट तो हो गया जो भी आपने ऐड किया है और जो सॉल्यूशन है वो जो सॉल्वेंट है वो हो गया वाटर, यानी ये हो गया हमारे पास 11.11 डिवाइडेड बाय 11.11 प्लस 55.55 यानी 11.11 डिवाइडेड बाय 66.66 यानी कि हो गया हमारे पास 0.6167 इसके मोल फ्रैक्शन आ गई। क्लियर? Okay, I think if you like the class, please do not forget to like, share the and subscribe the channel. Also, आप इस क्लास को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक से आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी विदाउट आंसर्स। आंसर्स के लिए आप ये वीडियो को रेफर कर सकते हैं, तो उससे आपके पास जब आपको सॉल्व करने होंगे तो सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।